हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो एक जनरल स्टडीज की एक सीरीज हम लोगों ने चलाई हुई है, जिसमें हम लोग आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बिहार जीके, साइंस, आप लोगों का जो जनरल नॉलेज है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो पूरी सीरीज है ना, जब आप इसको धीरे 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 और आगे बढ़ाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों ने इतना बढ़िया वाला प्रतिसाद दिया है, आपको इतना पसंद आया है। आप लोगों में से काफी सारे बच्चे लिखते हैं कि सर जब दानी सर पढ़ाते हो आप तो हमें वही के वही याद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, बहुत एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है एक टीचर के लिए कि जब वो बता रहा है सामने वाले बच्चों को और वो बच्चों को समझ आ रही है, याद हो रही है। कई सारी ऐसी चीजें बच्चों ने लिखी जब मैं कमेंट्स कल पढ़ रहा था कि सर ये चीज हमने कभी पढ़ी नहीं या याद ही नहीं हुई हमें, लेकिन अब याद हो गई चीजें। ठीक है, आपके पढ़ाने के बाद तो आप सर ये भी पढ़ा दो, सीडीपी भी पढ़ा दो, साइंस भी पढ़ा दो, सारी चीजें पढ़ा दो। तो ये बच्चों का प्यार है और इस प्यार की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा जो आप लोगों ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। तो मैं भी अपने तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट लगाऊंगा, जितनी मेहनत हो सकती है, जितना जो है आप लोगों के लिए किया जा सकता है, सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर में की जाएंगी। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमारे आज के सेशन की तरफ में, जिन लोगों ने भी सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के प्यार के लिए। और प्लीज जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो सभी लोग, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे इस सेशन को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। क्योंकि कल भी जब आप लोगों ने इतना बढ़िया प्रतिसाद दिया तो आज और ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत आई। ठीक है सर, कभी दाढ़ी बनाने के लिए भी समय निकाल लीजिए, बट मेरी दाढ़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं फायदा जी एग्जाम में, कि दानिश सर ने दाढ़ी कौन सी तारीख को बनाई थी या दानिश सर ने शेविंग कौन से तारीख को की थी। तो मैं सोचा कि यार वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बाय द वे थैंक यू वेरी मच आपके मतलब कंसर्न के लिए। ठीक है, मैं बना लूंगा दाढ़ी भी। आ जाइए पहले क्वेश्चन की तरफ में। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है आप लोगों का, ये SCERT बेस्ड आप लोगों का है, SCERT। ठीक है, जो आप लोगों की SCERT है ना 4th स्टैंडर्ड की, उससे ये क्वेश्चन बना है। और टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसके ऊपर में सारी की सारी आपकी जो SCERT 5th तक की वो डाल दी गई है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अब डालने स्टार्ट हो जाएंगे आज से क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो उसी में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है आप लोगों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी सेतु ये कौन से नदी के ऊपर में बना है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी सेतु जो है फ्रेंड्स ये गंगा नदी के ऊपर में बना हुआ है। और कहां पर में है, किसको किसको जोड़ता है, तो पटना को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पटना को हाजीपुर के साथ में जोड़ता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हाजीपुर के साथ में जोड़ता है पटना को। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है महात्मा गांधी जो सेतु, ये बिहार के अंदर में बना है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है कि 1982 के अंदर में ये बनके तैयार हो गया था। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। और ये भारत के अंदर में जो लंबे लंबे है ना जो पुल बने हुए हैं, लंबे लंबे पुल, उनमें से एक है। इसकी जो टोटल आप लोग देखोगे लेंथ, ठीक है, 5750 मीटर की है इसकी टोटल लेंथ इसकी। तो काफी लंबा ब्रिज है आप लोगों का, और लंबे ब्रिजेस में से एक है ये याद रखेंगे आप सभी लोग। महात्मा गांधी सेतु बिहार में है, पटना से को हाजीपुर से जोड़ता है। ठीक है, 1982 के अंदर में बनकर तैयार हो गया था। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों का एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, इसको भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। आप लोगों के 4 क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर को, सही वाले जो कुट है उसको चुनना है आप लोगों ने। अब देखो क्या है यहां पर में, ध्यान से समझना आप लोग। पूना पैक्ट, गांधी इरविन एग्रीमेंट, क्रिप्स मिशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब पूना पैक्ट कब हुआ था आप लोगों को पता होना चाहिए। पूना पैक्ट, पूना नाम की एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर में, आपको पता होगा पूना शहर। पूना पैक्ट ये हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों का 1932 के अंदर में। किसके किसके बीच में हुआ था ये हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग, गांधी जी और BR आंबेडकर के बीच में। ठीक है, गांधी जी और भीमराव आंबेडकर के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था ये, क्योंकि गांधी जी जो है आमरण अनशन पे बैठ गए थे। जो हरिजन थे या जो दलित लोग थे उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट या एक प्रकार का रिजर्वेशन मिल रहा था। गांधी जी उसके खिलाफ कि यार हिंदुओं में बंटवारा ना हो जाए, इसके खिलाफ बैठ गए थे। तो दोनों में मतभेद था, तो फिर वो पूना पैक्ट के तहत सुलझाया गया। गांधी इरविन एग्रीमेंट, तो गांधी इरविन एग्रीमेंट जो है फ्रेंड्स गांधी जी और भारत के उस समय के वायसराय उनके बीच में हुआ था 1931 में। गांधी इरविन एग्रीमेंट 1931 में हुआ था। लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे 1931 में। क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स ये भारत के अंदर में आया था। भारत के जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है, उस समय में आया था भारत के अंदर में, ये देखने के लिए कि क्या भारत में संविधान सभा बनाई जा सकती है। और
उसके अलावा भारत के नेताओं को मनाने के लिए आया था कि प्लीज यार आप थोड़ी अभी भसड़ मत मचाओ, उधर में पहले हिटलर ने नाक में दम करके रखा हुआ है, ठीक है, वो मुसोलिनी एक तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो अभी यार तुम लोग इधर में भसड़ मत मचाओ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो करके, मतलब ऐसा कुछ चल रहा होगा उनके मन में, उनकी अंग्रेजी भाषा में समझ जाना आप लोग। तो क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स ये 1942 में आया था भारत के अंदर में, भारत के नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है, क्रिप्स मिशन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने बोला कि हम जो है नमक जो था उसके ऊपर में टैक्स लगाया गया, तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं तो नमक के ऊपर में टैक्स नहीं देने वाला, नमक मैं खुद ही बना लूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा, सविनय का मतलब होता है प्यार से और अवज्ञा का मतलब होता है बात नहीं मानना, ठीक है, तो सविनय अवज्ञा। सिविल डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब क्या होता है बात मानना, डिसओबीडियंस का मतलब होता है बात नहीं मानना, प्यार से बात नहीं मानने वाला आंदोलन, कि भाई मैं तो नहीं मानूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी ने बोला कि देख दानिश सर की क्लास देख रही है, देख ले, मैं उनके लिए मना नहीं करती, दानिश सर है वैसे भी बड़े प्यारे से, उनकी क्लास देख ले तू पूरी की पूरी, और अच्छा पढ़ाते हैं, पूरी की पूरी क्लास अच्छे से देखना, लेकिन क्लास के बाद में मेरे को बर्तन धो के चाहिए। आपने कहा हे माते, मैं विनय पूर्वक तुमसे आग्रह करती हूँ कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, आपको जो करना है वो कर लीजिए, ठीक है, वो छुटकी जो है ना वहां पर मैं जब से रील्स देख रही है, कृपा करके उससे अनुरोध कीजिए, मैं तो नहीं धोऊंगी। तो ये आपने प्यार से सविनय तरीके से अवज्ञा कर दी, बात को नहीं मानी आपने, फिर वो चप्पल पड़ेंगे आपको वो अलग बात है, लेकिन सविनय तरीके से आपने बात को नहीं माना, तो ये सविनय अवज्ञा, प्यार से बात नहीं मानना, तो ये गांधी जी ने 1930 में किया था गांधी जी ने ये वाला आंदोलन, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए, आपका 4 आएगा सबसे पहले 1930 वाला, फिर आएगा आपका 2 गांधी इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, ये याद रखेंगे आप लोग। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और फिर क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर में आया था। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है आप लोगों का। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आपका देख सकते हो आप लोग आराम से, है ना, बढ़िया से। चलिए तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 4 2 1 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन बताइए जल्दी से। बैच लेना है, कोई कांटेक्ट नंबर प्लीज, ऋषि कुमार जी नंबर तो दिया था मैंने पिछले बार भी, ठीक है, 7611101101, इसके ऊपर मैं कॉल कर सकते हो, बिहार की जो बैच चल रही है उसमें आप हो जाओगे एनरोल, या फिर ऐप पे डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन है ना, देखो बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है आप लोगों ने। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है आप लोगों का किया गया था 1936 के अंदर में। एक था आप लोगों का बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसको आप लोग इंग्लिश में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी बोल सकते हो। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्वामी सहजानंद, स्वामी, ठीक है, सहजानंद, स्वामी सहजानंद जी ने की थी इसको, ठीक है। कब की थी? वो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 के अंदर में, कल पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। उनके ही नेतृत्व के अंदर में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन किया गया। इसका पहला सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर में, और सर्वसम्मति से इन्हीं को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया था, स्वामी सहजानंद को, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद जो है इन्हीं को अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। बिहार से थे भाई, बिहार का गौरव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, ओके। तो बिहार के अंदर में प्रोविंशियल किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद ने 1929 में बनाई थी। फिर बाद में उसको अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा के अंदर में 1936 के अंदर में कन्वर्ट किया गया लखनऊ के अंदर में। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, 1100 के करीब लोग हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे, और सभी लोगों को लाइक का बटन दबा दो यार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ये क्वेश्चन देखिए, यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए और बी क्रमशः है, मतलब कि माता का ए है और पिता का बी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप, तो आपको बताना है कि बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है बच्चों का। अब मतलब कुंडली के साथ में अपन लोग ब्लड ग्रुप भी मिलाएंगे कि ब्लड की रिपोर्ट लेके आ भाई क्या है, अच्छा लड़की का ब्लड ग्रुप ए है, हमारे लड़के का तो ओ है, अच्छा तो बच्चों का ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है आप लोगों का, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं अभी आप लोग जल्दी जल्दी से 1200 की तरफ में पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, जल्दी से लाइक का बटन सभी लोग एक साथ दबा देंगे, ताकि मेरे को भी एकदम मोटिवेशन आ जाए आप लोगों के लिए और ज्यादा एफर्ट से पढ़ाने में।
देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर में ए और बी, तो आपको याद रखना है अगर ए और बी है, मतलब मम्मी का या फादर का ए या बी है, तो सभी प्रकार के पॉसिबल है आप लोगों के, कुछ भी बन सकता है ब्लड ग्रुप, सारे के सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है और ए भी बन सकता है, और साथ ही साथ ओ भी बन सकता है। तो मैं बताना क्या चाहता हूं, मेरी बात को समझो आप लोग। अगर किसी एक पेरेंट्स का ए है और एक का बी है, तो बच्चों की सारी पॉसिबिलिटी खुली है, मतलब बच्चे का कुछ भी ब्लड ग्रुप बन सकता है, बच्चे का कुछ भी बन सकता है। देखो यहां पर में एक पार्टनर का, एक पेरेंट का ए है और एक पेरेंट का, अब मम्मी पापा मैटर नहीं करता उसमें, वो तो जस्ट आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था, ठीक है, मैटर नहीं करता कि एक पेरेंट का ए है एक पेरेंट का बी है, तो बच्चे का कुछ भी बन सकता, ठीक है, कुछ भी बन सकता। अब आप एक चीज देखना, एक चीज देखना आप, दोनों का अगर ए है तो क्या हो सकता है बच्चे का, या तो ए होगा बच्चे का, या तो फिर ओ होगा, या तो ए होगा या तो फिर ओ होगा। अगर एक का ए है और एक का ए बी है, तो जो बच्चा बनेगा उसका ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं कि जहां भी ए बी आ जाता है एक भी पेरेंट का, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, ठीक है, ओ नहीं हो सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट देख लो आप लोग, जहां जहां भी ए बी है, ए बी है ओ नहीं हो सकता। यहां पर में भी आप लोग देखिए ए बी है ओ नहीं हो सकता, ओ नहीं है, ठीक है। यहां पर में देखिए आप ए बी है ओ नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर में भी आप लोग देखिए ए बी है ओ है ही नहीं, जबकि दूसरे वाले पेरेंट्स का ओ है, फिर भी ओ भी ओ नहीं हो सकता। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरा वाला? अगर एक भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वहां ओ पॉसिबल नहीं होता बच्चे में। अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे का ओ आए ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो अपना जो पार्टनर है ना उसका ब्लड ग्रुप चेक करा लेना ए बी है क्या। अगर ए बी है तो फिर आपके बच्चे का ओ नहीं हो पाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि मेरे दादाजी तो बोल के गए थे कि मेरी पोती का जो लड़का होगा वो ओ ब्लड ग्रुप का होना चाहिए, तो आपका पेरेंट का ए बी नहीं होना चाहिए फिर ब्लड ग्रुप। ये क्लियर है। तो अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के काम आएंगी ये चीज बहुत ज्यादा, ये याद रखना है आप लोगों ने, जहां भी ए बी है वहां ओ नहीं हो सकता। तो अगर मान लो कि ये बोलता कि माता का ए है और पिता का ए बी है, तो आप लोग ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते डायरेक्ट डायरेक्ट, अगर वो ए बी बोलता तो। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ए बी है तो ओ हो ही नहीं सकता। जल्दी से लाइक कर दो यार इसी बात के ऊपर में, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में 1250 से ज्यादा लोगों की, जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे सभी लोग। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नाउ आपको बताना है पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी, ठीक है, एंटी का मतलब होता है विरोधी, और बायोटिक मतलब जो भी बायोटिक में होते हैं आप लोगों के बैक्टीरिया वगैरह उनके खिलाफ लड़ने वाली। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन थी सबसे पहली वाली जिसने जो बनाई गई थी। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जोनास साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, किसने बनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एंटीबायोटिक, और इसने करोड़ों लोगों की जान बचाई है पेनिसिलिन ने। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो हमें जो बहुत सारे बैक्टीरियाज है उनसे लड़ने में मदद करती है हमारी, अदरवाइज बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे फ्रेंड जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं, और बेल आइकन भी जरूर दबा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? यहाँ पर में आप देखिए कि जो मिरेकल है ये पूरे दुनिया का एक मिरेकल था, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो ये भाई साहब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन बनाया था। पेनिसिलिन ये क्या करती है, जब आप पेनिसिलिन को खाते हो या पेनिसिलिन को बॉडी में इंटेक करते हो, किसी भी तरीके से इंजेक्ट करते हो या खाते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, हमारे बॉडी के अंदर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो एंटीजन है उनको जाके बंद कर देती है, जिससे कि उनका जो फैलना है या उनका जो बंटवारा है वो बंद हो जाता है, या वो बढ़ नहीं जाते, उनकी संख्या बढ़ती नहीं, खत्म हो जाती है, वो बढ़ने से रोक देता है उनको पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों से अगर पूछे तो पोलियो का टीका किसने बनाया था? तो पोलियो का जो टीका है फ्रेंड्स ये जॉन साल्क ने बनाया था। जॉन साल्क ने बनाया था। आपसे डीएनए के बारे में पूछते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किसने खोजा था? आपको पता है डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपका हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए ऐसे दिखता है आपके बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने उसको खोजा था, वॉटसन एंड क्रिक ने। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मैं दे दूंगा। आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल एक टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी जुड़ सकते हो, वहां पर मैं भी आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर देता हूं, अभी शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है। टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बाकी जो बाकी के हैं वो भी एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, हम लोग आगे में क्वेश्चंस के थ्रू उसको देखेंगे। डेंगू रोग का वाहक कौन है? कैरियर ऑफ डेंगू डिजीज इज। मैं तब तक आप लोगों का टेलीग्राम पे उसको शेयर कर देता हूँ, जितने भी लोग जुड़े नहीं है अब तक वो वहां पर में जुड़ सकते हैं।
टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, दानिश शेख, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों में से किसी पे भी आ जाओ आप लोग, दोनों पे मैं शेयर कर देता हूँ। जब भी आपको समय मिले चले जाना, वहां पर मैं शेयर कर दिया। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं डेंगू रोग का वाहक कौन है, एडीज, क्यूलेक्स, हाउस फ्लाई, एनाफिलिस मॉस्किटो। तो देखिए सारे के सारे आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर में फ्रेंड्स, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डेंगू रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो ये एडीज मच्छर के कारण होता है, एडीज के कारण। अगर मैं बात करूं मलेरिया किसके कारण होता है, तो एनाफिलिस के मादा मच्छर के कारण होता है। एनाफिलिस, जो एनाफिलिस मॉस्किटो होती है ना, एनाफिलिस मॉस्किटो, उसके कारण होता है आप लोगों का मलेरिया रोग। वही अगर हम लोग बात करेंगे क्यूलेक्स के कारण कौन सा वाला रोग होता है, तो क्यूलेक्स देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं आपको तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है आपका, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस फीवर या फिर वेस्ट नाइल फीवर भी इसको बोला जाता है आप लोगों का, सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस या फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस जो है फ्रेंड्स, ये और भी दूसरे जो मच्छर वगैरह उनके कारण भी फैलता है, लेकिन क्यूलेक्स के कारण भी फैलता है, फाइलेरियसिस। तो ये क्वेश्चन बनता है कि फाइलेरियसिस किसके कारण होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस किसके कारण होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। लेकिन अभी हम लोगों से डेंगू के बारे में बात हो रही थी, तो डेंगू जो है वो एडीज मच्छर के कारण फैलता है, ये आप लोगों को याद रखना है, एडीज मच्छर के कारण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से, तो ये याद रखेंगे प्लीज। एडीज मच्छर जो है आप लोगों का, ठीक है, ये डेंगू फैलाता है। क्यूलेक्स मच्छर जो है आप लोगों का जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, फेलियरियासिस, ये सारे के सारे रोग जो है वो फैलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शहनाज आमीन जी, आपको लिखना तो है नहीं, अपन लोगों ने ना, अपन लोगों ने क्या करना है, टिक लगाना है, तो थोड़ा अंदाजा रहता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट या ऑप्शन में काम आ जाता है, तो आपको नाम एकदम वो नहीं करना है उसमें, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा याद रखना। जापानीज एंसेफेलाइटिस किसके कारण होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, ठीक है। फाइलेरियासिस किसके कारण होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है आप लोगों का। वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर किसके कारण होता है, क्यूलेक्स के कारण होता है, ठीक है जी हाँ। एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा आपका। नाउ, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि साइमन कमीशन भारत के अंदर में आया था। साइमन कमीशन का विरोध करते करते एक व्यक्ति थे हमारे भारत के, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी लाहौर में। बताइए, टेलीग्राम की लिंक सर डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको, टेलीग्राम की लिंक। और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल सर्च करोगे ना, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। टीचिंग टीचिंग परीक्षा को इंग्लिश में लिखना, परीक्षा ऑफिशियल ऐसा लिखोगे आप तो मिल जाएगा आपको। बताइए यहां पर में बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, ठीक है। साइमन कमीशन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि साइमन कमीशन जो है आप लोगों को याद रखना है कि 1927 में बनाया गया था, नवंबर 1927 में इसको बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था। तो अगर साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 में। भारत में कब आया ये, भारत आया, भारत कब आया ये, भारत में कब आया, ये आया था फरवरी 1928 में, 1928 में। ये क्लियर हुआ क्या, बताओ। साइमन कमीशन बनाया गया था ब्रिटेन के अंदर में, ठीक है, साइमन के जो है लॉर्ड साइमन के नेतृत्व के अंदर में, नवंबर 1927 में। भारत पहुंचा ये फरवरी 1928 में। तो भारत कब आया ये, 1928 में आया भारत के अंदर में, भारत में 1928 में आया। इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। साइमन कमीशन में, साइमन कमीशन जो बनाया गया वो बनाया गया था भारत के भविष्य को निर्धारित करने के लिए कि भारत का भविष्य क्या होगा, और इसमें एक भी इंडियन नहीं था, नो इंडियन, एक भी इंडियन इसके अंदर में नहीं था, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें इसके लिए विरोध किया गया, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। कितने लोगों का सही था बताइए जल्दी से, अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। इनको एक नाम से भी जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिन्हा को, वो भी आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा इनको एक नाम से भी जाना जाता है, वो भी आप लोग बता सकते हो, बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, बिहार विभूति के नाम से इनको जानते हो आप लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। तो साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया था, ऑल पार्टी जो मीट थी, मतलब जितनी भी पार्टीज थी उन लोगों ने मिलकर किया था, उसका नेतृत्व अनुराग नारायण सिन्हा कर रहे थे। बिहार विभूति के नाम से भी इनको जानते हो आप लोग, बिहार विभूति के नाम से, ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध करते करते किसकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है, वह ज्ञात करे जो अंडज प्राणी नहीं है, ठीक है, ओविपेरस नहीं है वो, अंडज
अंडे नहीं देता, ठीक है। और ये आप लोगों को बता दूं, आपको एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों के ये ईवीएस में। जी हाँ, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की एक बुक भी है अनहैप्पी इंडिया, जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों को याद हो गया होगा बिल्कुल। देखिए, फाइंड द वन विच इज नॉट ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है फ्रेंड जो अंडाज नहीं देते या अंडे देने वाले प्राणी नहीं है। तो भाई अंडे कौन नहीं देता, ठीक है। तो जो मैमल होते हैं, स्तनपायी होते हैं, वो अंडे नहीं देते। आप, हम सब इंसान क्या है, स्तनपायी है, मतलब कि मैमल है हम लोग, हम अंडे नहीं देते, हम डायरेक्ट बच्चा मतलब हम मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पर में जो फीमेल होती है वो डायरेक्टली बेबी को प्रोड्यूस करती है, अंडे नहीं देती, ठीक है। तो ये याद रखना, पक्षी देते हैं अंडे, सरीसर्प जो रेप्टाइल्स है आपके सांप वगैरह वो भी अंडे देते हैं, जो एम्फीबियंस है जो पानी के अंदर में और जो जमीन पे दोनों पे रह सकते हैं वो भी अंडे देते हैं। लेकिन इंसान स्तनपायी मैमल जो है आप लोगों के अंडे नहीं देते, ठीक है। ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, मैमल बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग क्या हो इसमें से, ठीक है, बताइए आप लोग क्या हो इसमें से, मैमल हो ना, तो मैमल है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अंडे नहीं देते, ये आप लोगों का एससीईआरटी की बुक के अंदर में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये याद रख लेना, जो ओविपोरस होते हैं आप लोगों के वो अंडे देते हैं, वीवीपोरस जो होते हैं आप लोगों के वो अंडे नहीं देते हैं। इनको जो है आप लोग जरायुज या स्तनधारी बोलते हैं, ठीक है, स्तनधारी। नाउ विच एंशियंट फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहार। ये भी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। जीके जीएस में कोई वो नहीं है डिफरेंस आपका, जीके जीएस के अंदर में बेसिकली बस वो बना दिया गया है, डिफरेंस है वही, सारी की सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपकी आपको। बताइए जल्दी जल्दी से। और देखो यार 1500 के करीब लोग देख रहे हैं, 1000 लाइक हुए तो बहुत नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर मैं लाइक का नंबर भी बढ़ाते जाएंगे सभी लोग, ताकि ऐसे ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ सके। विच एंशियंट फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहार। तो बिहार का जो सबसे बड़ा है फ्रेंड्स वो है आपकी छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा या छठ जो है आप लोगों का सूर्य देवता को समर्पित छठ पूजा जो है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है बिहार का। अगर मैं बात करूं लोसार ये कहाँ का है, लोहड़ी कहाँ का है, लोहड़ी और रथ यात्रा कहाँ की है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो बिहार में जो है छठ पूजा, बिहुला, मकर संक्रांति, बुद्ध जयंती, ठीक है, ये बिहार के अंदर में बहुत ज़्यादा जो है हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स रथ यात्रा, तो रथ यात्रा जो है कहाँ पर में निकलती है, उड़ीसा के अंदर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। रथ यात्रा कहाँ निकलती है, ठीक है, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ के उसके उनके सम्मान में, तो उड़ीसा के अंदर में निकलती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है और बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, तो पंजाब में मनाई जाती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लोसार फेस्टिवल कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में होता है। और उसके अलावा भी और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर में मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर में लोसार फेस्टिवल, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मणिपुर के अंदर में एक इंपॉर्टेंट वाला फेस्टिवल होता है फ्रेंड, जिसको आप लोग लाई हरोबा बोलते हो। ये क्वेश्चन भी आता है मणिपुर के अंदर में, लाई हराओबा, ठीक है। तो लाई हराओबा कहाँ पर में होता है, कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर के अंदर में। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, लाई हराओबा, प्लीज इसको याद रख लेंगे आप लोग। रथ यात्रा उड़ीसा में, पंजाब में लोहड़ी बैसाखी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल आप लोगों का, और मणिपुर के अंदर में लाई हराओबा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे याद रखेंगे। देखिए अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई है यहाँ पर। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सेशन चलता रहे और बहुत सारे सेशन में आपको करवाता रहूं। द डेजर्ट ओक इज द ट्री फाउंड इन। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो कहां पर में पाया जाता है, बताओ जल्दी जल्दी से। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं डेजर्ट ओक नाम का एक जो ट्री है, रेगिस्तानी ओक बोला जाता है इसको, ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाएगा, ठीक है, रेगिस्तानी इलाके के अंदर में। तो ये डेजर्ट ओक पाया कहा जाता है। इसकी ये जो एक ऐसा पेड़ है फ्रेंड जिसकी जो ये जड़ें है वो बहुत नीचे तक चली जाती है, बहुत नीचे तक पानी की तलाश में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आप लोगों को पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो जितने लोग ए आंसर लगा रहे हैं वो लोगों का गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या एनसीईआरटी में भी दिया है और एससीईआरटी बिहार में और एनसीईआरटी दोनों में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट आपका। तो रेगिस्तानी ओक एक ऐसा वृक्ष है, ठीक है, 10 फीट लंबा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो जड़ें है ना वो बहुत अंदर तक चली जाती है, अंदर तक, बहुत अंदर तक चली जाती है इसकी जड़ें, पानी की तलाश में, क्योंकि पानी की कमी है ना रेगिस्तानी इलाके में, इस वजह से। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा है।
मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे सही समय कौन सा माना जाएगा? और वैसे भी बिहार के अंदर में फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे से होता है, मधुमक्खी पालन बिहार के अंदर में। तो आप लोग याद रखोगे कि अक्टूबर से दिसंबर का जो होता है समय, ये मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। और बिहार के अंदर में तो स्पेशली बिहार झारखंड के इलाके के अंदर में मधुमक्खी पालन बहुत बड़े स्तर के ऊपर में किया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर ये याद रखना है आप लोगों ने, मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट समय होता है। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसके अंदर में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, बाकी क्या होते हैं आप लोगों के वर्कर बीज होती है जो काम करती है। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें काम बेसिकली वर्कर में कौन करता है? नर मधुमक्खी करती है या मादा मधुमक्खी करती है काम ज्यादा? कौन करता है काम? हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है, बाकी वर्कर्स होते हैं। और वर्कर में भी कौन होता है? फीमेल, मादा जो होती है वो काम करती है, और पुरुष जो है वो मतलब टुन्न बैठे रहते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, आलसी होते हैं पुरुष। ठीक है, ये समझ जाना आप लोग। नाउ कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोलकाता कौन से नदी के तट पर स्थित है? जल्दी बताइए आप लोग सभी लोग, कोलकाता कौन से नदी के तट पर स्थित है आप लोगों का? तो कोलकाता जो है फ्रेंड्स हुगली, सैंगपो, गंगा, यमुना कौन से नदी के तट पर है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी। अब ये हुगली नदी क्या है तो ध्यान से समझना आप लोग इसकी भी बात, क्योंकि ये भी आप लोगों से एग्जाम में, इवन ये ज्योग्राफी में भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी आप देख रहे हो, ये पटना है आपका, यहाँ पर में गंगा नदी। ये गंगा नदी जब यहाँ पर में फर्रुखा नाम की जगह पे जाती है ना, यहाँ से एक नदी कट जाती है, उसकी एक ब्रांच कट जाती है, तो इसको हुगली बोलते हो आप लोग। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, गंगा से ही कटकर बनी है हुगली, तो इसी वजह से इसको कटी गंगा भी बोला जाता है, कटी गंगा। तो हुगली नदी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? वितरिका है। एक होती है आपकी सहायक नदी जो आकर मिल जाती है, और एक होती है जो अलग होती है, वितरिका। ठीक है, तो ये गंगा नदी की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली नदी, इसको कटी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कोलकाता शहर उसी के ऊपर में बसा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हुगली नदी के किनारे पे। और ये एससीईआरटी के अंदर में आप लोगों की फोर्थ स्टैंडर्ड की जो बुक है आप लोगों की ना, उसके अंदर में भी दिया हुआ है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाए। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है कलकत्ता शहर। ना, भारत की संविधान सभा का प्रतीक क्या था? भारत की संविधान सभा का गठन जो है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, दिसंबर 1946 के अंदर में किया गया था। दिसंबर 1946 में इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग वो हुई थी आप लोगों की 9 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग आजादी से भी पहले हो गई थी। ओके, संविधान सभा का गठन कर दिया गया था भारत के अंदर में, और 26 नवंबर 1949 तक भारत की संविधान सभा काम करती रही। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर, बाघ, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, हाथी मेरा साथी। ये हाथी जो है ना, ये संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हमारा। ओके, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, ये भारत की संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था, जिसके पीछे में अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक भी 9 दिसंबर 1946 तक भारत का बंटवारा होगा, ये डिसाइडेड नहीं था। भारत के बंटवारे की बात सबसे पहले कब की गई थी, ये भी बता सकते हो आप लोग मुझे? ये भी बताया था मैंने आपको, हेडमास्टर वाली एग्जाम में पूछा गया था। भारत के बंटवारे के लिए सबसे पहले बात की गई थी आपके माउंटबेटन प्लान में, जो माउंटबेटन योजना थी उसमें की गई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आप लोगों का जो है यहाँ पर में याद रखेंगे आप लोग, हाथी मेरा साथी, ठीक है, ये इसका प्रतीक चिन्ह था, एलिफेंट। भारत की संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, ये आप लोग बताओगे? भारत की संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? हमारे भारत में जो संविधान सभा बनी थी, भारत के संविधान को बनाने के लिए, कि भारत कैसे काम करेगा, क्या कानून होंगे, तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो कोई एक सलाहकार होना चाहिए जो सलाह दे कि ऐसे काम करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो BN राव, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये बहुत बड़े विद्वान थे कानून के उस समय में हमारे भारत के अंदर में। भारत में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे ये, और इसके अलावा इन्होंने पूरे दुनिया भर के जितने भी संविधान है उनका अध्ययन किया हुआ था। तो BN राव जो है, इनको भारत की संविधान सभा का सलाहकार बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। कौन एडवाइजर था भारत की संविधान सभा का? सलाहकार, BN राव। ठीक है, BN राव भारत की संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हो आप लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, BN राव, सर BN राव जो है ये एडवाइजर थे संविधान सभा के। नाउ फ्रेंड, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एससीईआरटी के अंदर में दिया है। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि एससीईआरटी के और भी पूरे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, तो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे के सारे लोगों का लाइक आ जाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोगों के लिए और करना है इसको मैंने। सभी लोग एक साथ जल्दी से कर देंगे।
और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। जी, तो देखिए अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के अंदर में हावड़ा ब्रिज है, और हावड़ा ब्रिज जो है फ्रेंड्स ये कौन सी नदी पर है, तो ये हुगली नदी के ऊपर में ही है, ये याद रखना है। महानदी की बात करूं तो महानदी ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये आप लोगों की उड़ीसा के अंदर में है। छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में ज्यादातर बहती है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में नहीं जाती है, जमुना या यमुना नदी भी नहीं जाती है आप लोगों की, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में। तो पश्चिम बंगाल में एक ही नदी जाती है आप लोगों की, अगर इन ऑप्शंस की बात करूं मैं तो हुगली नदी। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुगली नदी। तो हुगली नदी के ऊपर में बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा बहुत ही फेमस ब्रिज है, आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। काफी सारे और भी ब्रिज उसके ऊपर में बनाए गए हैं, लेकिन हुगली ब्रिज जो है आप लोगों का बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसको जो है, इसका मेन नाम है विद्यासागर सेतु, लेकिन आप लोग इसको जो है प्यार से अभी भी हुगली ब्रिज ही बोलते हो। तो हुगली ब्रिज का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। तो हुगली ब्रिज का नाम क्या है, विद्यासागर सेतु। लिख दो कमेंट बॉक्स में, विद्यासागर सेतु इसका नाम है, विद्यासागर सेतु इसका नाम है, ठीक है, जिसको आप लोग हुगली ब्रिज के नाम से जानते हैं। बाकी और भी आप लोगों का है। बाकी हावड़ा ब्रिज जो है आप लोग इसी के ऊपर में बनाया गया है, हुगली नदी के ऊपर में ही, ये याद रखना आप लोग, हुगली नदी के ऊपर में। नाउ नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किस चीज का प्रतीक है, ठीक है। तो गाना भी था ना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, आगे क्या था, हमने हमें किसी ने मार डाला, क्या मार डाला, ये हरा रंग डाल के मार डाला। तो ये हरा रंग क्या है बताइए, किसका प्रतीक है ये। जी, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो है प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि से संबंधित है ये आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। समृद्धि से मेनली जो है आप लोगों का क्या है, ये समृद्धि से, समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी से संबंधित है, प्रॉस्पेरिटी। हरा रंग, मिट्टी आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, भारत के अंदर में जो है बेसिकली मिट्टी, हमारा कृषि प्रधान देश है, ठीक है, हरे हरे पौधे उगाए जाते हैं, उसमें अनाज उगता है। तो भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण जो है हरा रंग जो है प्रॉस्पेरिटी से संबंधित रखा गया है, मिट्टी और समृद्धि से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, साहस और बलिदान, ठीक है, वीरता और बलिदान से जो है आप लोगों का जो केसरिया रंग है, वो केसरिया रंग जो है आप लोगों का वो वीरता और बलिदान को दिखाता है। सत्य जो है वो सफेद रंग दिखाता है, शांति और सफेद रंग, शांति और सत्य दिखाता है सफेद रंग आप लोगों का। तो समृद्धि से रिलेटेड है हरा रंग, ये आप लोगों को याद रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये आप लोगों के एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से बोल रहा हूँ आपको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है आप लोगों का, ठीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग की बात करेंगे तो सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा रंग खुशहाली और समृद्धि, बेसिकली बात करें हम लोग तो जो मिट्टी है और किसान है उनको समर्पित है ये हरा रंग। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसकी कि हमारा जो झंडा है उसका अनुपात क्या है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखना, 2:3। लेकिन 2:3 क्या, इसमें भी बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, 2:3 क्या। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो रेशियो है फ्लैग का, वो विड्थ और उसकी लेंथ का है, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है उसका है। तो चौड़ाई 2 है तो लंबाई 3 होनी चाहिए, ये इसका रेशियो है, ठीक है। चौड़ाई का 2, लंबाई का 3, चौड़ाई का 2, लंबाई का 3, ठीक है, चौड़ाई का 2, लंबाई का 3, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चौड़ाई 2, लंबाई 3। काफी सारे लोग ना उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं कई बार इसको, चौड़ाई 2, लंबाई 3 लिख दो ताकि याद हो जाए आप सभी लोगों को, ठीक है जी। तो 2:3 का रेशियो है यहाँ पर में, याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ, बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन सभी लोगों का आंसर चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, और इंपॉर्टेंट है ये आपका बिहार विभूति। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले याद करवाया भी था इसका कि बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है, बताओ जल्दी जल्दी से। बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है। तो बिहार विभूति जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है हमेशा हमेशा यहाँ पर में, कि जो अनुग्रह नारायण सिन्हा है इनको जाना जाता है। अच्छा, ये बिहार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। अगर बिहार के ठीक है पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, वित्त मंत्री, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, वित्त मंत्री, तो भी यही थे बिहार के पहले वित्त मंत्री, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, बाकी कृष्णा सिंह जो है वो तो पहले मुख्यमंत्री थे, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इनको बिहार केसरी बोलते हैं, इनको बिहार विभूति बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता है।
उप मुख्यमंत्री और पहले वित्त मंत्री थे। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा के लिए कितना समय लगा? मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि टीचिंग परीक्षा के साथ में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, या फिर आप लोग 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर अगर ये नंबर बिजी आ रहा है तो 9697888444 ये नंबर भी है, इस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो। 7611101101 के ऊपर में व्हाट्सएप भी किया जा सकता है ताकि आप लोगों की क्वेरीज वहां से भी सॉल्व हो सके, ठीक है। बाकी टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल कल के एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मिल सके। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी मैंने आप लोगों को वो शेयर कर दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पर में देखें फ्रेंड्स, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पर में, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो 18 दिन है ना, ये कई जगह पे अगर 26 नवंबर को हम छोड़ दे तो 17 दिन भी लिखा जाता है, 17 डेज भी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, वो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देंगे आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग सोर्स में कहीं पे 17 कहीं पे 18 लिखा हुआ है। तो आप एक चीज याद रखेंगे आप सभी लोग, अरे मिर्जा भाई, ठीक है, एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, और इसने कब तक काम किया? 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 तक काम किया, 26 नवंबर 1949 तक काम किया संविधान सभा ने। तो आप लोग यहाँ पर में ध्यान रखना कि ये जो पूरा समय काल है, ये कितना समय काल है आप लोगों का? 2 साल, ठीक है, 11 महीने, ठीक है। और अगर 26 तारीख को आप गिनोगे तो 18 दिन हो जाएगा, और 26 तारीख को नहीं गिनोगे तो 17 दिन हो जाएगा। तो बेसिकली 2 साल 11 महीने 18 दिन या 2 साल 11 महीने 17 दिन दोनों आप लोगों को मिल सकते हैं। आप लोगों को दोनों एक साथ नहीं देगा। एग्जामिनर जो है वो इतना समझदार तो है, वो पागल नहीं है कि दोनों ऑप्शन दे दे आप लोगों को, उसको पता भी है जबकि, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने जी। सारे के सारे अनुच्छेद करने हैं, आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं बिल्कुल करा दूंगा। अनुच्छेद जिसे इन्होंने कहा है मैं बिल्कुल करवा दूंगा आपको, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 2 साल 11 महीने 18 दिन या 17 दिन, ये याद रहेगा आप सभी लोगों को। नाउ फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग मेरे को जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे उसका कमेंट बॉक्स के अंदर में, आप सभी लोग, ठीक है। आप लोग बताना है, आप लोगों ने बताना है फ्रेंड्स कि बिहार के अंदर में मधुमक्खी पालन जो है उसका सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मेरे को, ठीक है। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय आप लोगों का कौन सा होता है? इसके अलावा आप लोग मेरे को एक और चीज बताओगे, एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों का मधुमक्खी पालन का, ठीक है। मधुमक्खी जो पालन है आप लोगों का, उसका सबसे अच्छा समय कौन सा होता है आप लोगों का? उसके अलावा आप लोग बताओगे मुझे कि हुगली नदी जो है वो कौन से इसके किनारे पे बसी हुई है? हुगली नदी जो है उसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट वाला, ये आप लोग मुझे बता दोगे, ठीक है, हुगली नदी वाला। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग बताओगे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कि बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है? विभूति के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। चौथा आप लोग मेरे को बताओगे यहाँ पर में कि आपका बिहार जो है, ठीक है, बिहार कितने प्रजामंडलों में बटा हुआ है? प्रजामंडल, कितने प्रजामंडल है जिसमें बटा हुआ है बिहार? कितने प्रजामंडलों के अंदर में बिहार बटा हुआ है? ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे, सभी के सभी लोग, कितने प्रजामंडल है जिसके अंदर में बटा हुआ है, बताइए। सारे के सारे लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में। बाकी आप लोग और क्या क्या चीजें पढ़ना चाहते हो वो भी बता दोगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाइए आप लोग। प्रजामंडल का मतलब क्या होता है सर? प्रजामंडल का मतलब होता है ग्रुप, आपके जो 38 जिले हैं ना, पूरा बिहार जो है आपका, ठीक है, जो आपका बिहार है पूरा का पूरा, उनको ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। ग्रुप में जो बांटा गया है उसको प्रजामंडल बोलते हो आप लोग। प्रजामंडल, प्रमंडल, अलग अलग चीज नाम से जानते हो आप लोग, ओके। तो 9 आपके प्रजामंडल या प्रमंडल है, प्रमंडल भी बोलते हो आप लोग इसको, ठीक है। 9 है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 9 टोटल 9, ठीक है। और इस 9 जो है आपके 38 जिलों के अंदर में विभाजित है, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आप लोग बताइए कमेंट करके और कौन कौन सी चीजें आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्या क्या है जो आप लोग और करना चाहते हो, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।